Well, that's right. Thank you. Okay. Now we are live. So, good evening, everybody, and this is Saturday 5 p.m. time for the Gyandeep session. So, in Gyandeep, as you all know, we talk about people who have been there and done that, who faced all odds, winning again all odds is the theme. सफर शख्स से शख्सियत तक का। और ऐसे में हम ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर लाते हैं जिन्होंने कठिन समय भी देखा और सिर्फ अपने लिए नहीं, जग के लिए भी कुछ किया। जिसे कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लेकर आते हैं जिन्होंने एक अपनी शख्सियत कायम की है, अपनी शख्सियत बनाई है बाकायदा, क्योंकि उन्होंने इन मुश्किल हालातों का डट कर मुकाबला किया, उनको पार किया और अपना एक स्थान बनाया इस समाज में। तो मुझे बड़ी खुशी है आज कि हमारे साथ नवरत्न नामक एनजीओ के एक फाउंडर अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। और क्योंकि मैं इनके बारे में भी उतना कुछ नहीं जानता जितना पहले मैं जिनसे भी बात कर चुका हूँ उनके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानता था। लेकिन आज बड़ा अच्छा ये लगेगा कि मैं खुद भी आप सबके साथ बहुत कुछ इनसे सीखने समझने की कोशिश करूँगा कि कैसे इन्होंने ये रास्ता लिया, क्या ऐसा घटित हुआ था जिसकी वजह से इनके विचार इस तरफ आए, और कैसे इन्होंने ये नवरत्न चलाया, नवरत्न क्या क्या करता है, क्या क्या मुश्किलें आई। तो अधिक समय न गंवाते हुए मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के अतिथि श्री अशोक श्रीवास्तव जी का। तो श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और आभार, आपने समय निकाला यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगले कुछ मिनटों में आप ये बताएं हम्म। अपने बारे में, अपना एक परिचय दें, और आप जो ये चलाते हैं नवरत्न एनजीओ, इसके बारे में भी कुछ बताएं। थैंक यू दिलीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी बात तो ज्ञानदीप का जो आपका एक अभियान है, इसमें मुझ जैसे नाचीज को आपने शामिल किया, और ये मेरे बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा कि आपका सौभाग्य है कि हमने समय दिया, बल्कि हम ये सोचेंगे हमारा सौभाग्य है कि आपने ढूंढ करके हमको और यहाँ पे लेकर के आए दर्शकों के सामने, और दुनिया के सामने आप हमको दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जहां तक मेरी बात है कि अगर एक पहली बात, नाम आपका बहुत अच्छा है, यहाँ का सफर शख्स से शख्सियत तक का, ये बहुत ही सुंदर नाम है। और मैं भी कुछ नए नए नामों को ढूंढता हूँ। जैसे हमारी एनजीओ है, तो इसके अंदर भी हम लोग कुछ नए नए नाम ढूंढते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। तो लेकिन आपका नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक शख्स की कोई ना कोई एक शख्सियत होती है, और कैसी भी हो, होती तो है। संतोष आनंद जी का एक क्या कहते हैं, जो बहुत अच्छा फेमस गीत है, उस गीत की एक जो उसकी गीत की एक लाइन है, उसमें वो कहते हैं, वो जवानी भी क्या जवानी जिसकी कोई कहानी ना हो। मतलब अगर आप जी रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करके जाएं जिंदगी में ताकि लोग आपकी कहानी को याद रखें। ठीक है ना। प्यार और करने घड़ी दो घड़ी, इसी को लिखा है। जी जी एग्जैक्टली, मैंने पूरा गाना नहीं सुनाया था, कितने लोग कहेंगे गाना गाने के लिए नहीं है। तो उसमें मेरे, जहां तक मैं ये मानता हूँ कि मेरे संग तो वो हुआ कि जैसे हमारे दो कहावतें इंग्लिश में कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ओके, एंड नंबर टू ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये दोनों मेरे लिए समानांतर उसमें चलती रही है जिंदगी में। मैंने कभी एक टाइम तक ये मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, और उसकी मैं तैयारी भी करी, और मैं उसके लिए मतलब एनडीए वगैरह जैसे होते हैं सब मैंने किया। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज भी किया, उसमें मैं ग्रुप टेस्ट होता है वो भी मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर देन आई मूव टू दिस प्लेस, क्या कहते हैं अपना, मेडिकल। तो मेडिकल में जाकर के मैं वहां पे रिजेक्ट हो गया। अब मुझे ये लगा कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो पूरी तैयारी करके बैठा था यार, और मेडिकल में रिजेक्ट क्यों गया? क्योंकि मेरा कभी एक बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है, ये मेरे कंधे से जुड़ता नहीं है। अगर आप इसको मैं दिखाऊं तो ये कंधे पे नहीं जुड़ता, ये राइट तो जस्ट जुड़ा, कंधे पे नहीं। तो यही मेरी एक डिफॉर्मिटी थी जिसको कि उन्होंने उस बेस पे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं फिर सोचा चलो भाई इंजीनियरिंग करें।
तो इंजीनियरिंग के लिए हमने मोतीलाल नेहरू कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उस पर टेस्ट होता था हमारे टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ 1980 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने सॉरी 77 की, जब मैं हायर सेकेंडरी करके हटा था। तो हायर सेकेंडरी का जब एग्जाम चल रहा था हम लोगों का, तो मैथ्स के पेपर के दौरान मेरे को मलेरिया हो गया। और उस मलेरिया में ये हुआ कि मेरे दो पेपर्स छूट गए और मेरी कंपार्टमेंट आ गई। और उसके आने के बाद मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे फिर एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि उनके कहते कि भाई पूरा पेपर क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट साफ आना चाहिए। ऐसे करके फिर देना ये, जो हमारे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय पिताजी, उन्होंने हमको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की है कि हम आईएएस की तैयारी करें, ये करें वो करें। लेकिन मेरा जो गवर्नमेंट जॉब में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे घर के अंदर मैं देखता था कि काफी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कुछ जजेस रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे घर से ही एक आए हैं, जस्टिस जे एस वर्मा जी का नाम सुना होगा, तो उनके भी ये मन। तो हम लोग देखते थे कि इनकी हालत क्या है। तो मन नहीं करता था कि पिताजी खुद भी एक सरकारी अधिकारी थे, मैं उनकी भी हालत देखता था। तो मन था कि नहीं, मेरे को तो बिजनेस करना है। हम कायस्तों में बिजनेस कौन करे, ये तो बड़ा अजीब सी बात है साहब, सब नौकरी पेशे वाले आदमी। तो पिताजी ने कहा भाई आप बिजनेस कैसे करोगे। तो फिर पिताजी के एक दोस्त है जैन साहब, वो हमारे यहाँ किसी काम से घर पे आए हुए थे, तो उन्होंने हमको पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला अंकल मुझे बिजनेस करना है। देन ही सजेस्टेड मी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप बिजनेस की बारीकियों को सीखिए। इसलिए आप एक काम करिए, कम से कम 3-4 साल आप सेल्समैन की जॉब करिए, उसमें जाइए फिर करिए। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला ये 2 दिन से ज्यादा सेल्समैन की जॉब कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं होता है। तो आई टुक इट एज चैलेंज। फिर मैंने उसको नौकरी मतलब बीएससी करने के तुरंत बाद फिर हमने नौकरी के लिए अप्लाई किया। और फॉर्चुनेटली नौकरियां मिलती चली गई। फिर एक काफी बड़ी कंपनी थी, क्लिक निक्सन लिमिटेड थी, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी हुआ करती थी 81-82 में। तो उसमें हम सेल्स रेप हो गए। फिर वहां से जिंदगी चलनी शुरू हुई, वहां से काफी बारीकियां सीखी। आज 7-8 साल के बाद फिर हम लोग बिजनेस में आ गए। जब हमारी शादी हुई 86 में, तो 86 के अंदर अपने, जब हमारी वाइफ प्रीति श्रीवास्तव, तो वो उस समय जॉब कर रही थी, तो हमें लगा कि घर में एक सैलरी तो आ ही रही है ना, तो एक सैलरी के बेस पे हम बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमारी एकदम से नौकरी छूट गई। बल्कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी कारण से छूट गई नौकरी। नौकरी छूट गई, हम बिजनेस में आ गए। तो बिजनेस में आए तो धीमे 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 1-1.5 साल के अंदर ही बिजनेस जो है काफी जम गया और चलने लगा, अच्छा चले। अब बिजनेस करते 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 फिर एक जो मैं बात वापस आता हूँ अपने पिताजी की तरफ। हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, हम लोग आर के पुरम दिल्ली में रहा करते थे। और वहां पे एसोसिएशन हुआ करती थी। तो हमारे फादर जो थे वो एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी थे। और वो रोजाना शाम को अपने ऑफिस से आने के बाद समाज सेवा में निकल जाते थे, रात के फिर 9-10 बजे खाना खाने के टाइम में आते थे। तो हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग भी उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। तो उनको देखते थे, कभी किसी का कोई काम करवा दे, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो समाज सेवा का जो कीड़ा था वो धीमे धीमे घुसने लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहला फंक्शन जो था, मैंने 15 साल की उम्र में ही अपने बलबूते पे ऑर्गेनाइज कर लिया था। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तभी मैंने पहला फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया अपना। उसके बाद फिर बढ़ते रहे, आगे चलते रहे फिर। लेकिन ये समाज सेवा का जो रिवायत थी ये चलते रही। फिर अनफॉर्चुनेटली जब मैं 21 साल का था, तभी हमारे फादर की डेथ हो गई। तो मैं तो जॉब में रहा, क्योंकि फिर घर भी देखना था, सब कुछ करना था। लेकिन वो समाज सेवा का जो था वो धीमे धीमे हम चलता रहा। कि आज के पुराण में हम लोग को पहले बड़ा मकान था, भी छोटा मकान मिल गया। जैसे होता है गवर्नमेंट का कंपलसरी ग्राउंड में घर के एक परिवार के सदस्य को जॉब दे देते हैं और एक छोटा मकान दे देते हैं। ये सबसे बड़ी एक सहूलियत जो गवर्नमेंट देती है किसी भी उनके एम्प्लॉय के लिए। वहां से शुरुआत हुई, लेकिन असली शुरुआत जो समाज सेवा में हुई, जब मैं शादी के बाद हम लोग नोएडा आ गए 91 के अंदर। तो वहां पे हम लोगों ने लॉयंस क्लब को ज्वाइन किया। और लॉयंस क्लब के संग संग वहां पे हमारी एक कहा कि हम लोग कायस्थ थे, तो चित्रगुप्त सभा जो थी उसको ज्वाइन किया हमने। जब चित्रगुप्त सभा के अंदर ज्वाइन किया, तो मुझे 1 साल के अंदर ही, बहुत ही कम उम्र के अंदर, मुझे वहां का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ बात रही होगी, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो पैसा काफी अच्छा ठीक ठाक आता था। तो उनको लगता था कि हमारा कोई आदमी ऐसा बिजनेसमैन अगर अध्यक्ष बन जाएगा तो पैसा भी लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, जो होता है ना। तो हमें लगा चलो भैया बन जाओ। लेकिन जब उसके अंदर आए, ये मैं 92 की बात कर रहा हूँ, तो जब उसके अंदर आए तो हमें ये लगा कि भाई अगर इतनी कम उम्र में हमें बनाया है, तो इसका मतलब है हमारी जो समाज की एक्सपेक्टेशन है हमसे बहुत ज्यादा है, उसको फुलफिल करना चाहिए। तो वहां से एक असली समाज सेवा का हमारा तरीका शुरू हुआ।
और आप समझिए कि करते 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 फिर 2005-6 में, क्योंकि क्या हुआ, बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन समाज सेवा का जो जो दायरा था वो बहुत बढ़ गया। उसकी वजह से बिजनेस का धीमे धीमे नुकसान होने लगा। और 2004-5 में आकर के, 6 में आकर के बिल्कुल बिजनेस जो टोटली हमारा बंद हो गया। तो वाइफ से हमने बात किया, हमने कहा भैया क्या करें, नौकरी कर सकते नहीं है, अब एज भी काफी हो रही है, 45-50 के आसपास हो रहे हैं हम लोग। तो वाइफ ने हमसे बोला कि जैसे आपका नेचर है समाज सेवा का, तो आप उसमें लगे रहिए, मेरी जॉब तो अच्छी खासी चल रही है, कोई समस्या नहीं है घर के खर्चे वर्चे की, तो बस अपना देख लीजिएगा। तो फॉर्चुनेटली घर भी बन गया था, सब कुछ था, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री बेचने के बाद जो पैसा वैसा आया था, जो कुछ था वो हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ से हमें ये लगा फिर सोचकर कि शायद ईश्वर ने इसी काम के लिए सोचा है। अगर ईश्वर ने अच्छा बिजनेसमैन बनाना होता तो बहुत बड़ा, अब समझिए कि जिसमें हमने अपना बिजनेस बंद किया था तब हमारे 80 एम्प्लॉयज हुआ करते थे उस समय, काफी बड़ा बिजनेस था, गुड गुड बिजनेस। लेकिन मैंने कहा अगर भगवान ने बंद कराया तो भगवान चाहता मैं कहीं और जाऊं। फिर हम लोग धीमे धीमे समाज सेवा में आए, और 2001 में ही, 2 में हमने नवरत्न फाउंडेशन की स्थापना कर दी थी, सॉरी, नवरत्न जन कल्याण सोसाइटी की। तो उसका हमारा पर्पस ये था कि नए जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको एक मौका देना चाहिए मंच पे आने का। मंच केवल ये नहीं है कि टैलेंट केवल कि नाच गाने में टैलेंट होना है। एक आदमी बहुत अच्छा कुक भी बन सकता है, एक अच्छा टेलर बन सकता है, एक अच्छा शेफ बन सकता है, एक कोई किसी भी फील्ड में टैलेंट हो सकता है। तो उस फील्ड में चुन चुन के लोगों को डालना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी मजबूरी है, पैसा नहीं है। हमारे जब हमको इसमें हम काम कर रहे थे तो हमें एक साहब मिले, उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है वो पेपर पेपर मैशिंग का काम बहुत अच्छा करता है, और उसपे कई चीजें वो बनाता है, खिलौने बनाता है। तो बोला मेरे को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा करवा, कहाँ पे होती ट्रेनिंग, बता भी, नोएडा के अंदर कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो जब हम वहाँ गए, बातचीत की, तो उसकी फीस बहुत हाई थी पेपर मैशिंग का सिखाने की। तो हमने पूछा क्या बात है भाई, इतनी फीस हाई क्यों है, तो मालूम पड़ा काफी सामान लगता है, ये चीज लगती है। फिर हमने उनसे बात किया, उस लड़के को हमने फिर 1 साल का पूरा वहाँ कोर्स कराया, उसमें आके वो लड़का काफी अच्छा है, एंड ही इज डूइंग गुड बिजनेस नाउ। आज का वो यहाँ नहीं है, ही इज आउट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये है कि जो टैलेंट है ना, हम केवल यही मान के चलें कि संगीत में होता है, ये स्पोर्ट्स में है, हर चीज में टैलेंट है। एक अच्छा एंकर भी टैलेंटेड होता है। तो इस चीज को देख करके हमने शुरुआत किया, नवरत्न मतलब नए रत्नों की खोज। ये राजा अकबर के नवरत्न नहीं है, ये नए हाँ। रत्नों की खोज है। तो वहां से हम लोगों ने शुरू किया, और करते करते फिर धीमे हम लोगों को आया कि वेमेन एम्पावरमेंट में कुछ करना चाहिए। फिर हम लोगों ने 2009 में पहला सिलाई सेंटर खोला, वहां से शुरुआत की, सेक्टर 17 जो हमारा नोएडा में इस्लाम एरिया है वहां पे खोला। फिर ऐसे करते 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 मतलब आज 11-12 साल में 33 सिलाई सेंटर हम लोग खोल चुके हैं। और फिर किस उसमें, समय से? हाँ मतलब 33 सिलाई सेंटर है, लेकिन 9,000 महिलाओं को अभी तक हम लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं। और इनसे कई सेंटर्स ऐसे हैं कि हम उनसे बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटर्स में हम लोग 100-150 रुपये फीस लेते हैं। जो सेंटर हमें दिखता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग हैं, तो वहाँ हम चार्जेस लेते हैं, बाकी जगह नहीं लेते। और फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचा, तो नवरत्न ज्ञानपीठ को हम लोगों ने शुरू किया। इसको भी चलते हुए 7-8 साल हो गए। ये सेक्टर 8 के स्लम एरिया में चलाते हैं हम लोग। और इसमें करीब इस समय 130 बच्चे एक स्कूल में हैं, और दूसरे स्कूल में करीब 80 बच्चे हैं। अभी क्योंकि ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं। और इनको हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म्स वगैरह, जो भी जरूरियात की चीज है वो देते हैं। इसके संग हम लोगों ने, जब हम लोग सिलाई सेंटर चला रहे थे, तो हम लोगों को एक बात ये समझ में आई कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं, चाहे वो गांव में या स्लम में है, वो मतलब प्रवासी हैं, वो बाहर से आई हुई हैं। या तो वो उड़ीसा से आई हैं, बिहार से आई हैं, यूपी के इंटीरियर से आई हैं, या फिर झारखंड से आई हैं, या राजस्थान के कोने से आई हैं। ये लोग क्या है, किसी कारणवश ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और कुछ हैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हुई हैं। तो हमने ये देखा कि इनको जब हम सिखाते थे ना माप करना, कि मेजरमेंट कैसे करना है, क्या करना है, तो इनको सिखाने में बहुत टाइम लगता था। उनको समझ में ही नहीं आता था कि इंच क्या होता है। उनको तो ये था कि भाई ये फॉर्मेट दे दिया कि इसका कपड़ा ये दुगना है, इसको इसको डायगोनल कर लो, इसको आधा कर लो, इसको गोल कर लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। तो हमने कहा इनको सिखाना चाहिए। तब हम लोग ने इनके लिए महिलाओं को एक हमने किया कि उन शिक्षित महिला उन्नत भारत करके हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, इसको आगे बढ़ाया। तो नवरत्न फाउंडेशन में इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक अनसंग हीरोज जो हमारे होते हैं समाज सेवा के, जो
अपनी जिंदगी भी दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, घर वालों से डांट भी खाते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो हमने कहा चलो उनको भी सम्मानित करना चाहिए। तो उनको भी हम लोग कैश अवार्ड देते हैं, 11,000 से लेकर 21,000 तक का। ऐसे साल भर में करीब 12 लोगों को हम लोग देते हैं। और अभी तक हम लोग करीब 350 लोगों को हम लोग इसमें अवार्ड दे चुके हैं। और इस तरीके से जो बच्चा गौतम बुद्ध नगर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा टॉप करता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो होते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई अवार्ड नहीं मिलता है। तो हमने उनके लिए भी अवार्ड रखा हुआ है, 11,000 रुपए का। जो बच्चा टॉप करता है उसको हम लोग देते हैं। कभी कभी मालूम पड़ता है यहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं वो टॉप कर रहे हैं। तो एक बच्चा तो ऐसा था कि पढ़ता वो गौतम बुद्ध नगर में था, लेकिन आता बुलंदशहर था उससे पढ़ने के लिए। तो ये भी हमने देखा कि मतलब इतनी दूर से पढ़ने बच्चा आ रहा है, काफी करीब 30-35 किलोमीटर से वो तो आता था बस से करके। तो हमने उसको भी अवार्ड दिया। ऐसे कई चीजें हैं। एक हमारा चलता है मिशन है, वो है ये इसका क्या कहते हैं, शीत कवच। शीत कवच जैसे आपने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं ना, ऐसे हमने थोड़े थोड़े ठीक ठीक नाम रखे हुए हैं। तो शीत कवच है। शीत कवच में हम हर साल करीब से 2,500 से 3,000 जो एनजीओ के स्कूल होते हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको स्वेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, उनको तो स्वेटर बांटते हैं। तो ऑन द होल ये है कि इस तरीके से अभी ये हम लोग का नवोदय में काम चल रहा है। हाँ, एक इसमें संगीत पार्ट भी हमारा बड़ा इंक्लूडेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। कि हम लोग साल में कम से कम अराउंड अभी तक 25 या 26 प्रोग्राम करवाते हैं संगीत के। और हर अच्छा। 15 से 20 दिन में एक प्रोग्राम हमारा होता है। कुछ बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक होते हैं, उसमें को गाने का बहुत शौक है और तो मौका नहीं मिलता है, तो हम उसको provide करते हैं ताकि वो आए और अपना गाए। इस तरीके से ये है मतलब चीजें आ रही है। और मैंने बोला कि जैसे कि डिस्गाइज है, तो भी हमें जो करवा रहा है उसके लिए बिना किया तो काम चल रहा है। संपर्क हमारा कट गया है अशोक श्रीवास्तव जी से। तो जब तक वो दोबारा संपर्क बनाते हैं हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो हमने जो सुना, हमने देखा कि वो चाहते थे डॉक्टर बनना। वो उनके घर वाले चाहते थे कि वे आईएएस अफसर बने। उनके घर में प्रशासनिक अफसर काफ़ी थे। तो उनकी बड़ी कोशिश रही कि ये सारी चीज़ें करें, लेकिन वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाए। या ऊपर वाले की इच्छा थी कि इनके द्वारा ही सेवा होनी हो। तो इस वजह से तो श्रीवास्तव साहब ने, अशोक श्रीवास्तव साहब ने नौकरियां की। नौकरी के बाद वो आए और उन्होंने नवरत्न फाउंडेशन शुरू किया। और नवरत्न फाउंडेशन में उन्होंने, जैसे हमें बताया अभी, कई सारी चीज़ें की है जिसमें लोगों को सक्षम बनाने का काम भी है। और जो सक्षम अपने आप से बनना चाहते हैं लेकिन कुछ उनके राह में अगर कष्ट है तो उसको उनका निवारण करके उनको सहायता पहुंचाई जाती है ताकि वो और सक्षम बने। और हमने ये भी देखा कि सक्षम बनाने में ही ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमने अब तक जो भी उनके द्वारा बताई गई बातें सुनी हैं, तो अब चूंकि वापस जुड़ चुके हैं तो आगे हम फिर उन्हीं से सुनते हैं। हाँ जी, श्रीवास्तव साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को शायद प्रॉब्लम एकदम से आ रही है, कुछ मेरे को लग रहा है ऐसा ऐसा ये हो कभी जाता हुआ है नहीं। तकनीक, अब क्लियर हो गया। हाँ, टेक्नोलॉजी का नहीं कभी आज ये ऐसा ही। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जी जी, सॉरी, बीच में सुनने पहले माफी चाहता हूँ। आप कुछ कह रहे थे मेरे बारे में। नहीं, मैं वही दोहरा रहा था जो कुछ आपने बताया कि जिस तरह से आपने मतलब मेडिकल करना चाहा, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हाँ प्रशासनिक अफसर बनना आपके घर वाले चाह रहे थे, लेकिन फिर आपने हाँ हाँ, जॉब बिल्कुल। शुरू की, बिजनेस किया, जी और फिर जी। आप इस लाइन में आए। तो मैं एक्चुअली वही सारी चीज़ें दोहरा रहा था। और फिर नवरत्न फाउंडेशन के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो सब लोगों को सक्षम बनाने की ओर जी जी, एक सेवा है। तो बिल्कुल। हमने उसी चीज़ को हमने दोबारा मतलब दोहराया है। अब इसके आगे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी जी। अब आप बताइए कि तो सर एक सवाल उत्पन्न होता है। जी आपने भी जिक्र किया उस चीज़ का कि कई लोग ऐसे हैं जो सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा करने के चक्कर में अपने घर से पैसे भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं और डांट भी खाते हैं। हाँ। डांट खाने का कहीं ना कहीं पर्पस यही है या कारण यही है कि भाई सेवा ठीक है,
हाँ मेवा कब आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं कि सेवा तो व्यक्ति तभी कर सकता है ना हाँ जब हाँ आप खुद सक्षम हो। तो सेवा चलती रहे। जैसे मुझे एक उदाहरण ध्यान आता है, और वो है जो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से अक्षय पात्रा एक सेवा चलती है, ठीक। जिसमें हजारों बच्चों को लाखों रोज बच्चों को दोपहर, हाँ 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 लाखों बच्चों को बल्कि अ, खाना बनाकर खिलाया जाता है। और बड़ा अच्छा उनका मैंने देखा है कि पूरा सिस्टम है। तो उसमें खर्च तो लगता ही है, और उनके पास एक बड़ा सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसके माध्यम से वो उसकी एक सस्टेनेबिलिटी है, मतलब किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा एक सिस्टम बन गया है कि वो अपने आप चलता रहेगा। तो अ, आपके इस नवरत्न फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो आई थिंक अभी 9 अलग अलग सेवाएं आपने शुरू करने का प्लान किया होगा। अभी तक कितने हो गए? आपने जो 5-6 गिनाए होंगे मुझे सेवाएं अभी तक जो अलग अलग आपने बताई हैं। तो हम चाहते हैं कि 9 सेवाएं हो जाए। अब यह है कि इन सब सेवाओं को कंटिन्यू रखने के लिए, इनका प्रवाह ना रुके, उसके लिए धन प्रवाह भी आवश्यक है। तो उसका क्या हिसाब किताब है, कैसे चलता है, और क्या उसको लेकर कभी दिक्कतें आई? अगर आई तो कैसे आपने उसको मतलब पार किया? तो इन सब के बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो। दिलीप भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, है ना। ये बात सही नहीं जाती हर एक से बात। और दूसरी बात है कि भैया, अगर जेब में ठंडन नहीं है तो कोई काम नहीं। तो हर चीज के लिए पैसा तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पहली बात ये है कि भाई इतना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने को सक्षम करेंगे तभी तो काम करेंगे आप। तो मेरा भी यही मानना है कि किसी भी काम करने के लिए पहले अपना मजबूती होनी चाहिए, अपने पैर मजबूत होने चाहिए, फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा कि मेरे को फॉर्चुनेटली ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरे को इतनी अच्छी पत्नी दी, इतना अच्छा जो मुझे बैकअप कर रही है। और उन्होंने कभी मेरे इस पे आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हो सकता है कि मेरे घर में मेरी माता जी या मेरे काफी लोगों ने मुझसे बोला, भैया भैया धंधा पानी बंद कर दिया, ये कर लिया, कैसे काम चलेगा फोन ये। और हम लोगों ने जरूर इस बारे में सोचा था कि कैसे चलेगा। लेकिन एक बात हमने कही कि जहाँ चाह है वहां राह है। और दूसरा ये है कि मैंने एक बचपन में मैंने कहा ना, जिन जैन साहब की मैंने बात की है, उन्हीं जैन साहब ने मुझे एक चीज बताई थी कि कभी कभी मेरा ये पब्लिकली बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसको बिना बोले रहता भी नहीं। कि हम लोग जो कायस्थ है ना, हम लोग कायस्थों के बारे में कहा जाता है कि ये तो खाने पीने के आदमी होते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं और करते हैं। वैसे अलग बात है कि हम लोगों की उपलब्धता जो है इस देश में बड़ी व्यापक है और बड़ी माननीय है। कायस्थों को एक बात बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति कहा जाता है, और कायस्थों में बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहते हैं, वो सब चीजें के बावजूद भी हम लोगों में कहीं एक छोटी सी कमी है। वो ये है कि हम लोगों को पता नहीं, शायद यह क्या है कि हम लोग आज तक कभी दान देने की प्रवृत्ति में लाया नहीं है। ये क्यों है, ये मेरे को समझ नहीं आया। जैसे आप वैश्य परिवार में देखिए और जगह देखिए, क्षत्रिय में देखिए, एक दान देने की प्रवृत्ति हमेशा लगी रहती है। उनका कारण यही होता है कि वो शायद कहीं कुछ वो सोचते हुए क्या करते होंगे। हम लोगों में ज्ञान दान तो दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अर्थ दान करने में समस्या आती है। तो एक बार वैसे ही मेरे को जब जैन साहब से बात हुई थी, देखिए मैं आज बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की, जब मैं 12 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे बच्चे से पूछते हैं, अभी तुझे कितनी पॉकेट मनी मिलती है? तो मैंने कहा 7 रुपए मिलती है महीने में। अच्छा, कितना दान करता है उसमें से? मैंने कहा अंकल जी दान क्या करूंगा, 7 रुपए तो मिलते हैं मेरे पास, उसमें मैं क्या करूंगा मैं? अब उस समय आज से 50 साल पहले 10-7 रुपए बहुत हुआ था। बिल्कुल। हाँ, मैं मेरे से बोले कि तू दान नहीं करता? और मेरे पिताजी को उन्होंने बोला, श्रीवास्तव तू उससे दान नहीं करवाता? क्योंकि वो फादर से भी काफी बड़े थे। तो पिताजी बोले, भाई मैंने आज तक कभी बच्चों को कहा नहीं है, मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब उन्होंने बैठ के मुझे समझाया कि दान का मतलब क्या होता है, दान से क्या फायदा होता है। अब मुझसे ये बोले, चाहे तेरे को 7 रुपए मिलता है, मैं 10 पैसे दे दूँ, लेकिन तू उसको दान किया था बेटा, ये तो ये अपने दिमाग में रखो, इससे फायदा होता है। तब उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई कि दान का महत्व क्या है। तो आप समझिए कि 12 साल के लड़के से लेकर के आज
अब बीच में मतलब फिर हमारी प्रवृत्ति बन गई, फिर घर के अंदर हम कभी भी तो एक कोई एक दोस्त रखने में ये जाना है, सामाजिक काम में लगना है। और आज भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले घर से ही हमारे यहाँ से एक योगदान जाता है। क्या मेरी पत्नी करे, मैं करूँ, मेरी बिटिया करे, मेरी सासू माँ करे, मेरी माता जी करे, कोई भी करे, किसी न किसी के हाथ से पहले योगदान जाता है, उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। तो वो जो दान की महिमा थी उसका मुझे, जब मेरा वक्त बुरा आया, तो मैंने 12 साल निकाला, 2006 से 2018 तक मैंने जो निकाला वक्त, वो मेरे को लगता है कि जो मैंने दिया, जो ईश्वर ने मुझे दान कराया, उस दान के बदले में ईश्वर ने मुझे बहुत दिया। मतलब इस 12 साल के अंदर मेरी जेब में मेरा पैसा नहीं था, लेकिन मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी मुझे कमी नहीं आई। अगर मेरे को 2 लाख का प्रोजेक्ट करना है या 20 लाख का करना है, ईश्वर ने दिया, वो ठीक है, मेरी जेब में नहीं जा रहा, वो अलग बात है, लेकिन जा समाज के लिए रहा है। तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान तुम कैसे करते हो यार। मैं तो जब मैं मांग रहा हूँ कि मुझे आज गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पत्नी के पास तो है, क्योंकि पत्नी का भैया अच्छा खासा, तो इसमें शी इज अ वेरी गुड प्लेस्ड, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी ऊंची पोस्ट में है उसमें, तो मुझे कुछ घर में कोई समस्या नहीं है। देखिए ये सोचता था मैं, तो लेकिन मैं ये सोचता कि नहीं, जो मैंने कभी जो दान दिया उसके बदले में भगवान ने कितना किया। तो इसी प्रवृत्ति को मैंने आगे बढ़ाया शुरू, और इसी पे हमने मांगना शुरू किया। तो हमने पहले क्या किया, पहले अपने घर में जितने भी हमारे भतीजे हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, इनको धीमे धीमे हमने कॉन्फिडेंस देना शुरू किया। एक बात क्या होता है, जब आप कोई एनजीओ या काम शुरू करते हैं ना, तो आदमी जल्दी विश्वास नहीं करता है। विश्वसनीयता जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और लोग मानने को तैयार नहीं होते कि आप ढंग से काम करेंगे। ये आपको साफ बता दूं, देखिए मैं अपने कई सारे कजन से मैं 10-10 20-20 साल बड़ा हूं, लेकिन मैंने, मेरे कान में भी मेरे दोस्तों से, मेरे कई पड़ोसियों से ये बात आती थी कि यार ये अपना बिजनेस तो कर नहीं पाया ठीक से, अच्छा खासा बिजनेस, अब ये समाज सेवा कैसे करेगा, मतलब ये बात कान में आती थी। ये सच्चाई है, ये आप बिल्कुल ठीक कह सही रहे हैं। बात। देखिए इसके में क्या है कि जब आप किसी को रिजल्ट दिखाएंगे तभी तो होगा ना। और वो हमने पिछले 18 साल में हमने करके दिखाया। हमने किसी चीज को पकड़ा, उसको पूरा करके दिखाया। हमने, आप विश्वास करेंगे, हमने अपने सब दोस्तों से पैसा मांगने शुरू किया। किसी से आया, किसी से नहीं आया, हमारे बच्चों से नहीं आया, कोई बात नहीं आया। लेकिन हमने दिमाग में एक कन्वर्जन रेशो रखी हुई थी कि अगर हम 100 से मांगेंगे तो 5 ही देंगे, 95 हमको नहीं देंगे। तो एक हमने बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चले इस मामले में, कि सामान्यतः क्या होती है कि कोई भी अच्छा खासा वेल ऑफ आदमी होगा, वो कभी किसी से चंदा मांगने नहीं जाएगा। अगर मुझको, मैं अगर किसी को बोलूं नहीं मांगे, मेरे भी कई लोग हैं, हमारे भी एनजीओ में बहुत लोग हैं, वो कहते हैं भाई आप हमसे ले लो, आप चंदा नहीं मांगने नहीं है, ठीक है ना। नहीं, हमने तो उस बात को हटा दी, हमने कहा नहीं, चंदा मांगने जरूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने धीमे धीमे मांगना शुरू किया, और आज करते करते, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट पकड़ा वो सक्सेसफुल रहा, फॉर्चुनेटली ईश्वर का आशीर्वाद रहा, या कुछ कहिए कि ईश्वर हम लोगों की जो नियति पे विश्वास करता रहा, तो उसको सफल करता रहा। लोगों ने हम पे विश्वास किया, और धीमे 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 करते करते आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। मैं बीच में आपको बताना भूल गया कि लास्ट ईयर हम लोगों ने एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला है नोएडा के अंदर, सेक्टर 26 में, जिसमें करीब हमने 14 लाख रुपए की मशीन लगाई। और वह अल्ट्रा मॉडर्न मशीन हैं, और वो हमने क्लब 26 की मैनेजमेंट उसको देखती करती है। और उसमें सीनियर सिटीजन और बाहर से जो लोग आते हैं, तो अगर जैसे 700 600 700 रुपये बाहर चार्जेस है पर सीटिंग का, तो हमने केवल 150 या 200 रुपये में हम उसको चला रहे हैं। तो मतलब और ये भी सेंटर चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, ये भी एक कंपनी है, उसका सीएसआर है, तो उन्होंने बल्कि हमको बुला करके पैसा दिया। हैरान हो गए जब हमने बुलाया, बोला कि नहीं नहीं हम चाहते हैं आप करें। मैंने कहा भैया बहुत लोग हैं, बोले नहीं अशोक जी मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपकी एनजीओ में विश्वास है, आप करें। तो ऐसे हमारे साथ कई काम बड़े अद्भुत तरीके से होते चले। मोहिनी गिरी जी आई थी हमारे यहाँ पहले, क्या मोहिनी गिरी के बारे में बताऊं, शायद आप जानते होंगे। ये वराहगिरी वेंकट गिरी जो थे हमारे, बीवी गिरी साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी पुत्र हम्म, वधू, है हम्म, ना। और ये इंडियन, ये नेशनल विमेन कमीशन जो है उसकी अध्यक्षा भी रही है। तो जब हमने 2009 में पहला सेंटर खोला था, तो हमने उन्हीं को आमंत्रित किया था। ऐसे में किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को बुलाने में थोड़ा हिचकता हूँ, तो मैं बात नहीं करता, या तो कोशिश करता हूँ कि कोई बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति हो, या कोई अच्छा मतलब प्रतिष्ठित हो, ज्ञानवान हो, तो ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा। देखिए वो आई, तो आकर के जब उन्हें स्लम एरिया में देखा, रखा हमारा सेंटर देखा, तो 5 मशीन से खोलता था, ओनली 5 मशीन। तो वो बोली अशोक जी आप तो खोला है, लेकिन मैं आपको आपको मुझे एक वचन देना होगा, तब मैं मंच पे जाऊंगी। अब मैंने कहा, घबरा गया, मैंने कहा इतनी एक तो बुजुर्ग महिला है,
क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं बैंक में इतना पैसा है कि नहीं, कहीं बोले भी हमारे सस्ता 21,000 रुपया दे दो, ऐसे होता है ना कभी। मैं कहा जी मैडम आप बोलो, जो आप बोलेंगे हम करेंगे। देन शी आस्क्ड मी कि आप हमें प्रॉमिस करिए कि आप सेंटर एक नहीं खोलेंगे, इसके आगे सेंटर आप बढ़ाते रहेंगे और कई सारे सेंटर खोलेंगे। मैंने कहा मैम आप चिंता नहीं करिए, हम बिल्कुल करेंगे, अभी बस शुरुआत यहाँ से करते हैं। और मेरे ख्याल से शायद उन्हीं का आशीर्वाद था कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, मतलब विद इन 5 years वी वर एबल टू ओपन 30 सेंटर्स। और उसके बाद थोड़ा हमने कंट्रोल किया, धीमे धीमे सेंटर चल रहा था, समस्या आती थी, समस्या आती थी। तो ये कि हमने इसमें डिलीवरी एक किसी बड़े धनाढ़ व्यक्तित्व के पास जाने के लिए, या हम धन कुबेर या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस जाने की बजाय, हम लोगों ने अपना जो डोनेशन का जो बेस है ना बहुत व्यापक किया। हमारे यहाँ हम हर साल, हमारे यहाँ कम से कम 300 से 500 के बीच में लोग हैं जो हमको डोनेशन देते हैं। और वो डोनेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहे तो उसको 5,000 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं है। और जैसे जरूरत हम लोग है 40 लाख 50 लाख में हमारा साल भर का काम हो जाता है, हमारे लिए वो काफी है। हम लोग उसको करोड़ों में लेके जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि जितना आप ज्यादा फैलाएंगे ना उतनी कभी कभी समस्या ज्यादा आने लगती सही। है। एक बात और है, हर एक संस्था के अंदर काम करने होते तो 100 लोग हैं, लेकिन काम करने वाले 3-4 लोग। तो जो भी कुछ इस तरीके से है। अब फिलहाल हमें, मेरे को बहुत ही मतलब एक विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ अब हमारी हालत ठीक है, हम ठीक ठाक है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अगले 1-2 साल 3 साल तक अगर हमारे पास कहीं से एक पैसा भी चंदा नहीं आए तो हम लोग अभी इस पर चला सकते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये है कि इस प्रकार से हम लोग अभी। बहुत बढ़िया। ये वाकई में मतलब आखिरी बात, प्रेरणादायक बात है। आखिरी बात कहता हूँ कि हाँ जी। अगर आपको सामाजिक काम करना है तो सामाजिक भिक्षुक बनना बहुत जरूरी है। अगर आप ईगो के संग चलेंगे कि मैं उससे आगे पैसा नहीं मांगूंगा, अगर आप दुश्मन से भी पैसा मांगे अपने सामाजिक काम के लिए, तो मांगना चाहिए, अपने लिए नहीं मांगे लेकिन मांगना चाहिए। और मैंने अपने उन लोगों से पैसा मांगा है जो मेरे बहुत क्रिटिकल थे, जो मुझे बहुत गाली दिया करते थे, आज वो मेरे सबसे अच्छे हितैषी हैं। सही है, मतलब कहीं न कहीं ऐसा भी देखा गया है और मेरा भी अनुभव ये रहा है कि अगर कोई आपका बहुत बड़ा क्रिटिक है, अगर उसको आपने प्रमाण दिया अपने सही होने का, तो उससे बेहतर आपका सहायक कोई और नहीं बन पाएगा। सही कह रहे हैं आप। और मीठे बोलने वाले तो फिर हैं ही, मतलब मैं मीठे बोल मीठे बोलने वालों का गेस्ट नहीं हूँ कि मैं भी बहुत कभी कभी मीठा बोलता हूँ। नहीं, नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर जहाँ जिस चीज़ को जिस तरह से बताना हो वैसा ना बताकर हर चीज़ में अगर मिठास बोले तो दिक्कत है ना। जी जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, वो कहना ज़रूरी हो जाता है। तो सर ये सब चीज़ें जो आप ये सब जो चला रहे थे आप, और आपने जी कहा भी कि कई सारे केंद्रों में जो महिलाएं हैं वो प्रवासी थी, तो ये कोरोना काल में प्रवासी वाला बड़ा चक्कर चला है, जी हाँ। जिसमें बहुत सारे लोग लौट गए और बड़ी दिक्कतें हुई है, बहुत सारे लोग भूखे रहे हैं। और तो ऐसे में क्या कुछ अलग विशेष किया गया, या क्या आपको दिक्कतें आई और कैसे उसका सामना किया गया? दिलीप भाई ये मैंने बताया है कि जो प्रवासी महिलाएं हैं, एक तो ये संकोची बहुत होती है, मैं आपको साफ बता दूं, ये बहुत जल्दी नहीं खुलती है। इसी प्रकार से जब कोरोना का टाइम आया था तो नेचुरली हमें भी अपने सारे सेंटर्स बंद करने पड़े। हम भी हर जगह पहुंच नहीं पा रहे थे, जा पा रहे थे, ना किसी से बात कर पा रहे थे। अगर उनकी कोई जरूरत थी तो पूरा करने में हम तो मुश्किल था। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जब कोरोना काल में जब ये प्रवासियों वाला एक हिसाब किताब शुरू हुआ, वो सबसे, जो मार्च का महीना होता है ना, वो किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सबसे मतलब डरावना महीना होता है, क्योंकि इसमें कोई डोनेशन नहीं आती है। अच्छा जो जी। देने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं साहब हमारा तो बजट खत्म हो गया, आप कहाँ से दें, क्या करें, या पूरा हो गया, अब अप्रैल महीने आएगा, हमारे पास सैंक्शन आएंगे तब आपको देंगे। अच्छा, जो हमारे सिंगल जो इंडिविजुअल जो डोनर्स होते हैं ना, वो भी बेचारे परेशान होते हैं, क्योंकि उनका वो चल रहा होता है, टैक्सेशन का फिर होता है, उनको भी टैक्स जमा करना होता है। तो सही है, बड़ा सही है। हमने कहा, हमने जब ये सिचुएशन को फोर्स ही किया कि भाई इनके संग तो इनकी समस्या हो जाएगी, ना तो पैसा है, ना खाने के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए ये भी कहीं तो हमारे
फॉर्चुनेटली हमने फिर इसमें काम किया कि हमने अकेले नहीं किया, फिर हमने 2 और संस्थाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास किया, और बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़े। क्योंकि एक बड़ी समस्या ये थी कि मैं खुद 60 साल का हो गया था, तो नेचुरली जब हो गया था तो मेरे घर वालों ने मुझसे बोला कि अब आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या है, बाहर बैठेंगे, विदेश में रहेंगे, उसका तो रडार चलता रहता है ना, देखते रहते हैं कहाँ जा रहे हैं पापा, क्या कर रहे हैं। तो घर वाले भी थे थोड़ा सा, संशय तो हर एक को रहता है था कि इसका कि हो ना जाए, कोरोना ना हो जाए। तो इसमें हमारे संग जुड़े कर्नल अमिताभ अमित, और ये हमारे बड़े अच्छे क्या कहते हैं सपोर्टर है हमारे न्योता फाउंडेशन के। तो इन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला कि अशोक जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये इनकी हालत होने वाली है, तो मैं या रोजाना ना आपकी संस्था के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हम रोजाना 1,000 रुपए देंगे और आप 10 परिवारों को खाना खिलाएंगे। तो मैंने कहा जैसे गुड आइडिया, चलो। तो मैंने कहा कि कर्नल साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब करेंगे हम लोग, काम तो करेंगे। लेकिन ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मैं राइट। जा सकता नहीं, मेरा कोई साथी निकलने को तैयार नहीं। तब हमारे साथ में यहाँ पे शहीद भगत सिंह सेना है, तो उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मुझे काफी अच्छा फॉलो करते हैं, मेरे को मानते भी बहुत है, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और वो देश की सेवा में तत्पर है। मैंने उनके जो अध्यक्ष है विनय सिंह को, वो विनय हिंदू लिखते हैं, उनको बुलाया, उनसे मैंने बात की। तो वो उन्होंने मुझसे बोला कि सर जी, आपने मेरे मन की बात छीनी, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए, तो हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, कुछ तो पैसा कर देंगे, 1,00,000 2,00,000 तो हम इंतजाम कर देंगे, बाकी कैसे करेंगे, बोला हम बात, तो आप चिंता नहीं। तो हम लोगों ने यानी एक प्रकार से फिर हमने कर्नल अमिताभ अमित से हमने एक चीज का रिक्वेस्ट किया। हमने कहा कर्नल साहब देखो, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, जो कुछ मेरे पास है, मेरी वाइफ का है, जो हम हमारे ब्रदर सिस्टर्स है, उनसे पैसा मंगा लेंगे, कुछ अपने फ्रेंड्स आ जाएगा, हम 1,00,000 1,50,000 तो इकट्ठा कर देंगे, नहीं और क्या करें। तो मैंने कहा कर्नल साहब एक काम करिए, आपका भी तो सर्किल काफी बड़ा है, आप भी बहुत काम करते हैं, आपका भी ये चलता है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उसमें हजारों आपके लोग हैं। तो आप एक काम करिए, एक छोटा सा वीडियो बनाइए, और सिचुएशन को डिटेल करते हुए आप ये वीडियो को वायरल करिए, ताकि और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और विश्वास नहीं करेंगे कि कर्नल अमिताभ बच्चन ने इस बात को, मेरी बात को सीरियसली लिया, और उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेजा। उस वीडियो में थोड़ा सा हमने उनको एडिट करके हमने उनको दे दिया कि अब आप ठीक है। और मैं भी भूल गया, मैंने कहा सुबह दिया था, मैंने कहा देखेंगे 2-3 दिन में बात होगी। और तब तक ये बात है 24 मार्च की बात, 25 मार्च की बात, जिस दिन से लगा है। 26 मार्च की रात में 11 बजे कर्नल अमिताभ अमित जी का फोन आता है, और मुझसे बोलते हैं अशोक जी, कमर कस लीजिए। मैंने क्या हो गया, बोले 3.5 लाख रुपए की कमिटमेंट आ गई है मेरे पास। क्या बात। क्या बात कर रहे हो, बोले 3.5 लाख की, और अभी तो और आएगी। फिर मैंने उनका ही वीडियो मैंने अपने सर्किल में सबके, मैं अगर बोलता तो कहते हैं इनका काम यही है। सही मैंने बात। कर्नल अमिताभ अमित का वीडियो मैंने अपने भी सर्किल में वायरल कर दिया, और 90 दिन तक हमने 7,000 से ज्यादा परिवारों को 13 से 15 किलो का राशन का पैकेज बनाया। 5 किलो जैसे उसमें आटा, तो चावल ऐसे करके 15 किलो सब्जी, कुछ चीज थी, साबुन वाबुन तेल वेल, ये 15 किलो का कोई पैकेज हमारा बना, ये हमने दिया। और पूरे 90 दिन तक हम लोगों ने बांटा, रोजाना हम 150 बहुत जबरदस्त। ये हमारे देश की जो परंपरा है, और हमारे देश में एक ये कहीं ना कहीं 200 लोगों को। हमारे संस्कारों में ये चीज़ है। और इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे जितना ही chaotic लगे हमारे देश का एक आउटर। आवाज आ रही मेरी? हाँ, अभी आई है। तो अच्छा मैं ये अच्छा। कह रहा था कि हमारे देश का जो एक नज़ारा अगर किसी को कितना ही chaotic क्यों ना लगे, लेकिन हमारे देश के जो हेलो, संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं। एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है काफी ज्यादा। अभी आ रही है। अभी अभी साफ आ गई, जी जी। हाँ जी। कुछ कह रहे थे आप, मैं सॉरी। ये कह रहा था कि जैसे हमारा देश अगर कोई बाहर से देखे तो उसको शायद हाँ एक ऐसा नज़ारा दिखे कि यहाँ तो पूरा कंफ्यूजन है, पूरा chaotic है। हाँ लेकिन हाँ। हमारे देश के संस्कार कुछ इस तरह से है कि छोटे छोटे ऐसे कई सारे एफर्ट्स चारों तरफ से लगते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में किसी का भूखा रहना हम्म। इतना आसान नहीं है। और लोग नहीं, कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहायता कर ही देते हैं। बिल्कुल करते हैं, पूरी पूरी दुनिया बाहर आ गई ना, आप देखिए ना। मेरे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ दिलीप भाई, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं पिछले 20 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ हमें सपोर्ट करो। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं पीछे लगा रहता हूँ, चाहे कोई करे ना करे। तो उस समय मेरे को 20 साल से उन्होंने एक पैसा दान नहीं दिया,
लेकिन इस मौके पे जब ये प्रवासियों का हुआ, जो हमने खाना बांटना शुरू किया, हमने इनको ड्राइव दिया, हमने उनको गिरा मतलब बना के नहीं दिया था। उसमें हमारा कारण ये था, हम नहीं चाहते थे वो घर से बाहर जा रहा है, तो हमने उनको ड्राइव दिया। राइट। मेरे इतने सारे दोस्तों ने मुझे डोनेशन दिया जिनसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी देंगे। और ऐसा नहीं है उनका पैसा नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं, तो देते ही नहीं थे। वो कहते भाई तेरा तो काम हो जाता है भैया। उन्होंने, जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जब वहां से एनईएफटी आ रहा है, तो उसमें नाम लिखा हुआ है मिस्टर सो एंड सो सो सो, मैं आई गॉट सरप्राइज। मैंने कहा तूने पैसे वैसे भेजे हैं क्या? बोले हाँ भेजे। मैंने कहा तूने पैसे भेजे? बोले क्यों नहीं भेजूंगा यार, तू इतना बड़ा काम कर रहा है तो हम भी तो भेजेंगे। हम लोगों ने इसमें पुलिस को पूरा हमने कॉन्फिडेंस में लिया, और लोगों को लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फिडेंस लिया, और हमने ये भी कोशिश किया कि जहां हम जा रहे हैं वहां कोई और ना जाए, या जहां कोई जा चुका है वहां हम ना जाए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल। पुलिस वालों से धमकियां भी बहुत मिली हमें। वो हमेशा कहते थे आप पूरा जूट लगा देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं होती है, हम आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो हम तो समझाते थे भैया देखो के पेट में अन्न नहीं जा रहा है। अब वो, अब देखिए पुलिस वाले भी कितना करें, जब 500 की भीड़ जम गई है ना, तो दो पुलिस वाले 3 लोग क्या करेंगे? सही बात है, क्या कर पाएंगे वो। हाँ, तो इसमें भी हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें हमारी शहीद भगत सिंह सेना ने बहुत मेहनत की, बहुत अपने बच्चों ने एक साथ वो पूरी पीली यूनिफॉर्म पहन के आ जाते थे, चारों तरफ खड़े होते थे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे। लेकिन वो भी बच्चे थे, वो भी सही 15 साल से लेकर के और 25 साल तक के, 30 साल तक के बच्चे। तो ये है। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि अ, एक 99 का एक वक्त देखा था जिस समय कारगिल हुआ था, उस समय पूरा देश बाहर आ गया। लोग कहते थे ना कि हमारे बच्चों में देशभक्ति नहीं है। मैं उस समय मतलब मैं भी कई 40 ईयर्स का होने वाला था। अब मैंने देखा था कि लोग, बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे बाहर निकल आ गए थे। और उस समय रेड क्रॉस के अंदर अगर 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी ब्लड की, तो वहां पे 400 यूनिट पहुंच गया था। उनको हाथ जोड़ने पड़े थे, भैया हमारे पास जगह नहीं है रखने की, और हमें नहीं ब्लड। चाहिए। हमें ये रेड क्रॉस का ये हाल था उस समय, बस सब जगह ये हाल था, ब्लड बैंक पूरे फुल। तो ऐसे ही इसमें भी सेम हुआ। मतलब मेरी भतीजी मुश्किल से भी 18 साल की है। इवन शी टॉक टू मी, उन्होंने कहा कि चाचा मुझे कुछ देना, कंट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा बेटा हम लोग है ना। नहीं चाचा मेरे को करना है। अब आप समझिए कि उन बच्चों में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी भावना तो उत्पन्न होती है ना लोग देख सही करके। बात। वो, क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा था, ये मौका ही ऐसा था, हाँ, और हर कोई इसमें अफेक्टेड था। हर कोई। इसमें फिर हम लोगों ने मास्क बना के बेचे, सिर्फ बेचे नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, मास्क बना के बांटे हम लोगों ने। और हमें इसमें करीब 30,000 मास्क हमने बांटे अभी तक, बल्कि अब तो 35 पे पहुंच गए हम लोग। और इसमें हमने ज्यादातर मास्क जो है ना, हमारी जो 3 सिलाई सेंटर हैं उनको खोल करके उनमें लेडीज को बुला के उनसे बनवाया, और उससे बनवाई के पैसे दिए ताकि उनकी अर्निंग भी हो जाए। और इसमें हमें इजराइल एम्बेसी ने भी सपोर्ट दिया, वो हमारे काम को देख करके आगे निकल के आए, और उन्होंने हमें करीब 6,000 मास्क का उन्होंने हमको कंट्रीब्यूशन दिया। क्या बात है। हाँ, तो ऐसे कई अभी भी काफी काफी लोग जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम, तो रीजन ये है कि वो गाना ना, वो कहावत है कि मैं चला था जाने में मंजिल, अगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। हाँ, बनता गया। तो कोई अच्छा काम आप करें तो दुनिया जुड़ती है, आपके संग आती है। और ये हम देख रहे हैं कि है। हाँ, एक चीज और है कि बस अपनी नियति और जो कार्य की उस सफाई रखिए, ट्रांसपेरेंसी बना के रखिए, तो कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कभी देखा नहीं। हाँ जी, आपकी बातों में एक बात मैं उनमें से उठाता हूँ, और वो है कि नई पीढ़ी की, चाहे आप 1999 की बात करें या चाहे आज आज की बात करें, जी है। पीढ़ी बदली है। हाँ, पीढ़ी का जीने का तरीका बदला है। लेकिन हम अगर ये समझते हैं कि नहीं, पाश्चात्य जो असर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और लोग, हमारे बच्चे बदल गए हैं, उनमें अब पहले जैसे संस्कार नहीं रहे। लेकिन ये ऐसे मौके हैं, इनमें हमें पता चला है कि ऐसा नहीं है। नहीं सही बात है। और भले ही उनका तौर तरीका आज हमें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन उनमें आज भी वो संस्कार हैं, और यही मेरे ख्याल से भारत की बहुत बड़ी एक शक्ति है। इसलिए तो कहा जाता है कि कुछ बात है हमने की मिटती नहीं हस्ती हमारी। बिल्कुल साहब, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात एक बचपन से हम लोग सुनते आते हैं, कहीं ना कहीं तो वो घर कर ही जाती है दिमाग में। मैं इसमें दिलीप भाई, सॉरी आपको मैं बीच में, मैं इसमें बात कहना चाहता हूँ कि अभी इस समय
मैं अकेला नहीं हूँ कि जो मेरी बेटी है जो मुझको रोकती है कि आप बाहर मत निकलिए, ज्यादा फंक्शन में मत जाइए, ये मत करिए। ये मेरे जितने फ्रेंड हैं, जो हम लोग 58 ईयर से लेकर के 70 ईयर्स तक के बीच के, जो हमारी जो काफी अच्छी दोस्ती है, उनके सबके बच्चे, सबके पोते पोती, जिस दिन वो बाहर जाते हैं उस दिन सब डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि आज आप बाहर कैसे गए। सही बात है। उनको चिंता अपनी नहीं है, उनको चिंता अपने उस जनरेशन की है जिससे जहाँ से वो निकल के आए हैं। अपने दादा की चिंता है, दादी की चिंता है। मतलब मैं इस बात को देख के हैरान होता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये तुम तो शिकायत करते थे कि तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारी तो देखता नहीं। मतलब ये था कि बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। जो बच्चे सुबह उठ करके कभी बाहर दूध लेने नहीं जाते थे, उन्होंने सारे काम किए। सही घर बात में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोए, माँ बाप को हिलने नहीं दिया, ये मैंने देखा। तो इसका मतलब है कि जब जब हम पे मुसीबत आती है या कुछ होता है, तो हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो मनुष्यता है, वो जागती है। कुछ तो कहती है ना ये। तो ये है। एक जनरेशन में हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, ये मैं नहीं मानता। हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने बड़ा मतलब अच्छा महसूस किया, आपकी बातों को सुनकर बड़ी तारीफ की है। अरे वाह। और अ, वाकई में प्रेरणादायक है जो कुछ आपने अब तक बताया किया है। और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह से चलती रहे डेफिनेटली। और आगे बढ़े। और जो आपने एजुकेशन को लेकर के अभी शुरुआत की है, उसमें भी आप और आगे उसको बढ़ा पाएँ और बेहतर कर पाएँ, क्योंकि आज की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जितना शिक्षित होगा व्यक्ति उतना सक्षम होगा। और आजकल जैसे नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यक्ति को सक्षम बनाने के ऊपर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके डील एक ऐसा ग्रुप है हमारा, एक ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिशा में कार्यरत है। जी। तो अगर कुछ हम लोगों से बन पाए जो नॉलेज सर्विसेज की तरफ से अगर हम बात करें, तो उसमें भी हम ज़रूर चाहेंगे। और मैं जानता हूँ कि हमारा जो समूह है वो इतना बड़ा है और इतना फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर उसमें योगदान दे सकता है। तो एक तो वो बात रही, और दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा था कि 9 अलग-अलग दिशाओं में 9 अलग-अलग क्षेत्रों सेवाओं में। में आपका कार्य बढ़ता रहे और फैलता रहे, और आपको आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिले और आपको इसका यश मिले। और ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपना अभय हस्त बनाए रखे, थैंक यू। ताकि ये बेहतर और बेहतर होता जाए। नवरत्न फाउंडेशन के लिए हम सबकी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड आपके ब्लेस यू। सेवा के लिए और आपके इस कार्य के लिए भी हम सबकी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब इसके पहले कि हम आज की अपनी ये वार्ता को ख़त्म करें, अगर आप कुछ अपने देश के जनता को या लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि एक पर्टिकुलर जनरेशन को, हर एक के लिए कुछ आप अगर कहना चाहते हैं तो अपने कुछ शब्द कहें। दिलीप भाई, सो नाइस ऑफ यू, और आपने हम लोगों को जो एश्योरेंस दिया है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो जब आपका मैंने सुना कि डिजिटल गुरुकुल है आपका, स्पेंडिंग हॉराइजन्स, जो आपके शब्द हैं, ये अपने आप में एक कहेगी, ये एक छत्र छाया देने का काम करते हैं आप, ठीक है ना। गुरुकुल के संग डिजिटल वर्ल्ड लगना तो अपने आप में एक उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं आप। क्योंकि आज के डिजिटल में जमाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आप में रेखांकित हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, तो उससे मालूम पड़ता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ को वो बन के निकल के आती है बात है। बाकी देखिए, देश के लिए मैं संदेश में क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद ही भी प्रयास कर रहा हूँ कि किसी लायक बन जाऊं मैं। अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो इतना मैंने जितना ईश्वर ने मुझे मौका दिया करने का, मैं आज भी यही कहता हूँ कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर आप ये सोचे कि मैं अकेला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मोदी जी भी देखिए इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भी अपने आप को कुछ नहीं कहते, अपने आप को सबसे पहला जो है कार्यकर्ता ही घोषित करते हैं कि भाई मैं प्रथम कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। इसी प्रकार से मैं इस हर एक को मैं यही कह सकता हूँ कि
एक के पास कुछ ना कुछ समाज को देने की क्षमता होती है। ऐसा मुझको मेरे पिताजी ने सिखाया समाज सेवा, मेरे जैन साहब ने हमें दान देना सिखाया। तो हमें ये मुझे लगता है कि जो लोगों को गलत फहमी है कि हम ज्यादा नहीं कमाते हैं और हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कभी ईश्वर नहीं कहता है कि आप इतना दीजिए। ईश्वर ये कहता है कि आप कुछ भी दीजिए, लेकिन जैसे जो जीवन में जो है एक डिप्लाइड क्लास है, उसके लिए कुछ तो आप कर सकते हैं। ये बस सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कि जब 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 कभी भी ऐसा हो तो अपने से नीचे को देख के बात कर लीजिए, ऊपर वाले को देख के आप क्या कहते हैं अपना मनोबल बढ़ाइए कि हमें ऊपर जाना है। लेकिन नीचे वाले को देख के ये समझिए कि आप कितने सुखी हैं, कितने अच्छे हैं, कि नीचे वाले की समस्या है तो उसके तो हाथ बढ़ा दीजिए। और शिक्षित रहिए, सुखी रहिए, हाथ बढ़ाते रहिए। और जिंदगी में कभी ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया। हमने ये डील की शुरुआत भी इसीलिए की थी, हाँ जी, क्योंकि हाँ एक दिशाहीन समूह जा रहा था, और ये कोरोना के समय में हमने देखा कि डिजिटल एक आवश्यकता है। तो हमने कुछ रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पता करी, और हमने सोचा कि अगर अब इतनी जानकारी अगर हमने इकट्ठा करी है, तो इसका प्रसारण भी करते हैं, और जो भी अपने समूह में हैं, उनको हम सक्षम बनाने की एक कोशिश करते हैं। जो जी, जुड़ गया, जो आज नहीं तो कल जुड़ेगा। जैसे आपने कहा कि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हाँ बरसों बाद जुड़े, हाँ। तो हम भी इसी एक प्रयास में लगे हुए हैं, और देखते हैं कहाँ तक हमें सफलता मिलती है। इसमें हमने एक काम किया था, मैं बस एक मिनट ले रहा हूँ कि जी। डिजिटल का हमें भी महत्व मालूम पड़ा कोरोना में ही। और हमने इसमें एक जो हम नोएडा में काम कर रहे थे तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम पड़ा था कौन संस्था क्या काम कर रही है। अखबार वाले जो 32 पेज का अखबार था वो घट करके 8 पेज पे आ गया था, आपको पता ही होगा, बहुत दुबले पतले अखबार होते थे, सही है। जहाँ भी नहीं पहुंच भी नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की जिसका नाम था अशोक श्रीवास्तव सेस करके। ओके। और उसमें हम हर एक एनजीओ के बारे में बताया करते हैं, क्या एनजीओ क्या काम कर रही है, किधर है। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, देखा यार ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है जैसे आपने डिजिटल का कहा। और इसी 1 साल के दौरान हमने डिजिटल मोड पे करीब 100 से ज्यादा प्रोग्राम किए। बहुत बढ़िया सर। तो हमने तीन चीज़ें शुरू करी। पहले हमने किया संकल्प से समाधान की ओर, उसका हाँ ये हाँ, सीरीज है। और पहले यह था संकल्प सशक्त भारत का। क्या बात और है। साथ में हम ये चला रहे हैं डिजिटल गुरुकुल। तो कोशिश हमारी भी यही है कि जहाँ तक हो सके लोगों को जितनी सहायता मिल सके, और आप जैसे शख्सियत से मिलकर जो कुछ भी हम, मतलब मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति कहता है और 10 अलग अलग व्यक्ति आकर अपना एक अनुभव बांटते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और इसी चीज़ को बांटने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इसके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत आपका। हम आपके साथ हैं, कभी भी बुलाइए हम तैयार रहेंगे, लेकिन इसलिए नहीं, काम करने के लिए। राइट।